नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ आज पूर्व आईएएस माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी उपस्थित हैं। आप विभिन्न पदों पर रहे हैं, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर इत्यादि, और अब रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा सक्रिय जीवन आप लीड कर रहे हैं जो कि एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो 55 और 60 के बीच की आयु में रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायर होते हैं। तो उसके बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमने पूरे जीवन जो कुछ सीखा उसे कैसे समाज को लौटाएं, और उनको राह नहीं मिलती है। लेकिन वेद प्रकाश जी हमारे सामने एक ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आप विभिन्न संगठनों के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पर समाज सेवा में लगे हैं, विवेकानंद केंद्र के माध्यम से व अन्य संगठनों के माध्यम से। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसे आपका एक तो ये भाव आया, ये आते ही नहीं आमतौर पे कि आफ्टर रिटायरमेंट भी मैं समाज के लिए कार्य करूं। नहीं तो रिटायरमेंट मतलब एक तरह से रिटायर्ड, बोला आप रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड वाले फेज में है। वैसे ऑफिशियली रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और आप पहले तो यही कि ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नमस्कार। आपसे बात करने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य है। उम्र तो एक संख्या है, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्साह हो और कुछ काम करने का इरादा हो तो संसाधन भी मिल जाता है, समय भी मिल जाता है जी। वो बस इतनी सी बात है। और सरकारी सेवा में जब आदमी सेवानिवृत्त होता है तो उस समय उसके अनुभव का पीक होता है। हाँ, वो जितना समाज और सरकारें उसको प्रशिक्षित कर चुकी होती है, जितना एक्सपोजर उसको मिला होता है, तो पीक पे जाके किसी को अनुपयोगी घोषित करने का काम कोई कर सकता है। लेकिन व्यक्ति के स्वयं का जो आत्मबल है तो जानता है ना कि समाज ने हम पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, सरकारों ने इतना मुझे बनाया, संवारा, और समाज से सीखने का इतना बड़ा अवसर मिला है। तो फिर अब जो हम करेंगे पहले से बेहतर करेंगे, क्योंकि हम अपने अनुभव के शिखर पर हैं। तो इस दृष्टिगत ये भाव दिमाग में रहा है। और दूसरी बात है कि हमेशा समाज में और देश में जो कमियां हमें दिखाई पड़ती है और हम चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, और वैसा क्यों नहीं हो सकता है, तो सिर्फ सोचने और अपेक्षा करके मांग करने से बात नहीं बनेगी। परिस्थितियों को बदलने के लिए जोर लगाने की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति किसी से कम नहीं है, सब में वही ब्रह्म है, तो फिर कोई भी कैसे कम हो सकता है। तो उस इरादे के साथ फिर कुछ नया, और नया क्या, जो बहुत चीज़ें पुरानी को भी ठीक करना है और कुछ नई चीज़ें भी क्रिएट करना है, तो उसके दृष्टिगत बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इसलिए चैलेंज लेने की जिसकी आदत होती है वो चैलेंज लेता रहा, तो मैं भी कुछ चैलेंज लेने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, इतनी ही बात है। और इसलिए फिर, और वो फिर देश के लिए अगर कुछ करना हो, समाज के लिए करना हो, तो ये बड़ा सौभाग्य होता है। रिकॉग्निशन मिले या ना मिले, एक लेवल के बाद तो फिर आत्मसंतोष की बात होती है कि हमें सेटिस्फैक्शन किस काम से मिल रहा है। तो इसलिए उस दिशा में आपने ये बहुत, मतलब इसमें एक दो बिंदु तो आपने इतने एक तरह से नवीन तरह से प्रस्तुत किए कि रिटायरमेंट के समय व्यक्ति सर्वाधिक प्रशिक्षित और सर्वाधिक योग्य होता है, क्योंकि वो अपने कैरियर की पीक पर होता है, यानी कि उसका प्रशिक्षण चरम पर है जी। और उस जगह से वो रिटायर हो जाए तो उसकी उस गुणवत्ता, उसकी उस क्वालिटी का समाज को एक तरह से हानि ही होगी। और अगर उसके अंदर आत्मबल है तो वो समाज के लिए काम करेगा, और बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई तनाव नहीं है परफॉर्मेंस का। मतलब जैसे एक, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ऑफिशियल कहीं भी जब आप किसी भी संस्था के लिए जब आप सेवा दे रहे होते हैं तो उनकी अपेक्षाएं होती है और आपके एम्प्लॉयर की अपेक्षा होती है। अब अपना एम्प्लॉयर खुद हूं तो अपने हिसाब से चलूंगा। मतलब एक तरह से कहें तो राष्ट्र हमारा एम्प्लॉयर है जी, बिल्कुल। मानवता हमारी एम्प्लॉयर है, और उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे आपके अंदर ये प्रेरणा उठी, यही तो वानप्रस्थ भाव है कि अपने यहाँ पहले जो 4 आश्रमों की व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि पढ़ लिख कर बढ़िया इस योग्य बन जाएं कि समाज में कार्य कर सकें और धर्म आधारित कर सकें। गृहस्थ में एक गृहस्थ पूर्ण जीवन जीना, और गृहस्थी में ही जीवन खत्म ना हो जाए, तो गृहस्थ के बाद एक वानप्रस्थ का जो
रोल था अपने यहाँ कि एज ए रिसोर्स पर्सन जो आपने परिपक्वता हासिल की है, जो आपने पीक प्रशिक्षण हासिल किया, उसे समाज को लौटा सकें, उससे जो भी कुछ, वो वानप्रस्थ काल है। लेकिन बहुत से लोग ग्रस्त में ही अपने पूरे जीवन को 80-85 तक वो ग्रस्त भाव से ही जीते रहते हैं। और फिर वानप्रस्थ के बाद अगर कभी ऐसी आध्यात्मिक स्थिति बने तो संन्यास का भी था, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जन्म ले और इन 4 वर्णाश्रमों से होते हुए सन्यासी होकर अंतिम श्वास ले तो पूर्णता प्राप्त कर ले, ऐसा सिस्टम था अपने यहाँ। हाँ बिल्कुल रहा है। तो लेकिन अभी आजकल बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद भी इस वानप्रस्थ भाव में नहीं आ पाते जिसमें आप आए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग अक्सर आप देखेंगे कि वृद्धावस्था का शिकार होते हैं, ओल्ड एज होम वगैरह में सहारे ढूंढते हैं। खुद सहारा बन सकता है व्यक्ति जो इतना प्रशिक्षण प्राप्त है, जिसने एक जीवन जिया है, किसी भी पद पर रहा हो, कुछ भी रहा हो। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो समाज को वानप्रस्थ के रूप में अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो दें तो ये फिर तो उठ जाएगा ये समाज और संस्कृति। हाँ, इस तरह के मतलब समाज में मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रशिक्षित देश में अगर 25-50 लोग भी काम करने के लिए निकलें तो बहुत सारा काम हो सकता है। और हर किसी की अपनी कुछ रुचि अभिरुचि अलग होती है। तो ये भी मजेदार बात है, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। हर फील्ड में लोग मिल जाएंगे, लाखों हैं। हाँ, कोई इकोनॉमी के फील्ड में काम करना चाह रहा है, कोई टूरिज्म में काम करना चाह रहा है, कोई रिवर लिंकेज के प्रोजेक्ट के लिए कोई आइडिया दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे शासकीय अमलों ने जो काम किया है तो प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं ट्रांसफर होता है कुछ, तो उनके पास पूरे अपने कार्यकाल में हजारों तरह के अनुभव होते हैं और कितने प्रोजेक्ट पे काम किया रहता है। उसको आगे बढ़ाना, उसके आइडिएशन में मदद करना या हैंड होल्डिंग करना, हाँ, या सपोर्ट करना। क्योंकि सपोर्ट इसलिए भी करने की बात होती है, सब किसी के पास अपना एक नेटवर्क होता है। हाँ, इतने लंबे समय तक नेटवर्क की, मैं मध्य प्रदेश में ही 10-15 जिलों में काम किया हूँ, तो 10 जिलों में हमारा नेटवर्क है। बिल्कुल, वहाँ हमारे लिए कुछ ना कुछ लोग हर जगह हैं और उनसे मदद भी सबको मिलती है। जब भी हम आदमी उनकी ओर देखता है तो मदद के लिए, जिनकी आपने मदद की है, मदद के लिए भी खड़े रहते हैं। और आपके अनुभव से फिर गिव एंड टेक भी है। तो इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, कलेक्टिवली भी किया जा सकता है। ये एक तरह से क्लब और संस्था बना के भी कर सकते हैं। अब तो बहुत सारे पोर्टल के माध्यम से जुड़ के किसी फील्ड विशेष में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब अनुभवी लोगों का बहुत बड़ा लॉट है और वो देना चाहे तो फिर देने की तो कोई सीमा है नहीं। वास्तव में लेने की सीमा होती है, देने की कोई सीमा नहीं होती। जितना भी देखो कम है। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि अभी आप हो ची मिन सिटी होकर आए वियतनाम, या चाइना की ग्रोथ देखें उनकी सिटीज़ की, हाँ, या साउथ एशियन कंट्रीज़ की देख लें, यूरोप अमेरिका की बात ना भी करें, तो ये ग्रोथ तो तभी संभव होगी जब इस तरह का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वानप्रस्थी वर्ग है, जिसको अर्थोपार्जन से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, सामान्य जीवन यापन के लिए उसकी व्यवस्थाएं हो जाएं, ऐसा समाज को भी देखना चाहिए। लेकिन ये सब लोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगेंगे तब तो शायद हम लोग उस स्तर पे आ पाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको खाने पीने की चिंता नहीं है, वो सब व्यवस्था है उनके पास, घर है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो वो तो बड़े आदर्श स्थिति में है कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं और बस वो देने में जिनको आनंद मिलता है वो देंगे और इस ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार तो झिझक होती है और ठीक रिटायरमेंट के बाद एक आदमी वाइड वैक्यूम में जाता है कि अब क्या, अब हमारा कोई रिकॉग्निशन नहीं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, पद से पूछता था। ऐसी बात नहीं। जब आदमी काम करने लगता है और कुछ किसी में देने की क्षमता है और दे पा रहा है तो फिर से पूछ परख बढ़ जाती है। हाँ, समाज तो उपादेयता आधारित है, उपयोगितावाद पे चलता है। बिल्कुल। तो आप देने को तैयार हो, पूछ परख भी होती है, आपका एंगेजमेंट भी बढ़ता है और खुद का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने एक पैसा कुछ दिया तो, और इंडिविजुअली दिया। जब हम शासकीय सेवा में हैं तो सरकार जैसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप जो कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक तरह का संतोष भाव आता है और संतोष भाव से फिर जीवन का आनंद है। एक धीरे धीरे एक जैसे ना एक सिस्टम का सहयोग भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। सिस्टम के सहयोग से मेरा अभिप्राय यह है कि अगर आज कोई सन्यासी बनना चाहे तो संगठन है, वो चिन्मय मिशन में जा सकता है, रामकृष्ण मिशन में जा सकता है और भी कई बेहतरीन संगठन है। लेकिन वानप्रस्थी के लिए
इस तरह का दरवाज़ा ऐसे कई संगठन हैं जो उपलब्ध करा देते हैं। जैसे कि विवेकानंद केंद्र है, तो वहाँ कैडर तो जीवन प्रति का है, यानी कि ब्रह्मचारी, और उसे आप सन्यासी भी कह सकते हैं, भले वो श्वेत वस्त्रों में है, लेकिन वहाँ वानप्रस्थ को भी उतना ही मौका है। हाँ, सभी के लिए। इसी तरह अन्य भी बहुत सारे संगठन हैं जी, जैसे सदगुरु का हुआ, श्री श्री रविशंकर के हुए, अन्य भी तमाम हैं। तो अगर व्यक्ति खुद नहीं कर पा रहा है अकेले, तो वो इन संगठनों से जुड़ सकता है। और कुछ लोग जुड़े भी हैं और उनको भी काम करने का अवसर मिला है। संगठन का हमेशा सपोर्ट भी मिलता है। कई लोग फिर वो है ना कि हिम्मत की भी बात होती है और झिझक हम खत्म करने की बात होती है। वो जो है ना, एक अंग्रेजी का शब्द कंफर्ट जोन, हम अपने घर में रह रहे हैं, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, यार ठीक है, अब कहाँ कौन इस लफड़े में पड़ता है, अब हमें क्या करना है इस उम्र में। ये गलत फहमी है। उम्र में हम किसी भी उम्र में जितना हम काम कर सकते हैं उतना तो करते रहना चाहिए। उम्र क्या है, जब तक जी रहे हैं तभी तक उम्र है। भाई ये इतना बड़ा एनर्जी पूल है, मतलब टैलेंट पूल अवेलेबल है, इसको टैप करने की आवश्यकता है। हाँ। और ये संगठनों की भी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं इस बहुत बड़े टैलेंट पूल को टैप नहीं कर पा रहे हैं संगठन, क्योंकि अगर इसको वो सही ढंग से नियोजित कर सकें इस एनर्जी को, तो और खास करके पहली वाली जो पीढ़ी है उनमें डिसिप्लिन और सामाजिकता और इन सब चीज़ों का एक अलग भाव रहा है। जनरेशन नई जनरेशन में कुछ चीज़ अच्छी भी है, कुछ कमियां भी है। और युवा जिस तरह से बहुत कुछ डिजिटल वर्ल्ड में अपना टाइम खराब भी कर रहा है, तो उनके हैंड होल्डिंग के लिए भी इस वर्क को आगे आने की आवश्यकता है भी। नहीं, बिल्कुल, मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड की फीलिंग के साथ काम करने के लिए इस देश में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल शायद लाखों में, करोड़ों में भी हो सकता है। हाँ, कई लाख तो होंगे, 25-50 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। डिफेंस के इतने रिटायर्ड लोग हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, तो इतना बड़ा पूल है। अगर कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो सकें, मतलब इनके लिए कुछ इस तरह से कुछ चीज़ें बन सकें, सरकार भी सोच सकती है कि इस पूरे टैलेंट पूल का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो देश एक बहुत तरक्की के मार्ग पर बढ़ सकता है। जिस फील्ड में है उसी फील्ड में युवाओं को स्किल इम्पार्ट करना शुरू कर दे, बात खत्म है। बहुत बढ़िया। एज सिंपल एज एक लाइन की भी अगर हम बात करें, एक दिशा की भी बात करें, कोई आर्मी ऑफिसर है, हाँ, तो वो फिर 6 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स चला रहा है। युवा शारीरिक रूप से बलशाली हो रहे हैं, फिजिकली फिट हो रहे हैं, और वो तैयार हो रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस के लिए। फिर ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब में है, वो कुछ अपने तरह का स्किल सेट दे सकता है, कुछ रिटायर्ड इंजीनियर है, हाँ, IT का आदमी है, वो कुछ स्किल ही इम्पार्ट करना शुरू कर देना। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी को सिखा रहे हैं तो हमारी उपलब्धि है। हम देश को बेहतर कर रहे हैं तो हमें रिटर्न मिल रहा है। भाई, हमारा देश बेहतर हो रहा है ना, तो हमें रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है। ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिटर्न मिलना हमें आवश्यक नहीं है। तो इस सोच के साथ अपने देश को बेहतर करें। हम कहते हैं ना, हमारे देश की सड़कें, कई लोग कहते हैं ये भी होना चाहिए, वो भी, तो देश को बेहतर करो ना भाई। देश को बेहतर बाहर का आदमी थोड़ी करेगा, हम देशवासियों को ही करना है। तो देश के युवाओं को बेहतर करो, कहीं पे और कंट्रीब्यूशन, तो सब मिलके चलो देश को बेहतर बनाने में लग जाते हैं। तो देश बेहतर बन गया तो हम, हाँ, बोले कि फला जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हम देखने जा रहे हैं। अरे अपने देश का कर लो ना, अपने पास पड़ोस की सफाई बेहतर कर लो, तो ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा। और हमें तो लगता है इसमें एक अलग तरह का आनंद है, और इसको भी फैशन बनाने की आवश्यकता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। मतलब वानप्रस्थ क्लब्स बन सकते हैं मोहल्ले और कॉलोनीज, क्यों नहीं। हाँ, और वो लोग फिर काम करें, क्रिएटिव काम करें, नया ना करें। और जो आपने कहा कि जो उनका अपना स्किल सेट है, उसको इम्पार्ट करें, बिल्कुल फ्रीली उसको प्रोवाइड करें लोगों को। हाँ, बहुत तरह के काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ये बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे और इंगेजमेंट मिलता है। इंगेजमेंट मिल गया, आप पर्पसफुल काम कर रहे हो, तो ऐसे भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। ये सब फायदे ही फायदे हैं। बहुत सुंदर। तो आज आपसे बात करके एक बहुत
क्लैरिटी इस सब्जेक्ट की मुझे मैं समझता हूँ कि जो भी इसको सुन रहे हैं उन सबको एक क्लैरिटी तो आई होगी कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल उपलब्ध है, वानप्रस्थी यानी कि रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड स्किल्ड लोगों का, और उनके माध्यम से इस देश की विकास की कहानी लिखी जा सकती है और हर व्यक्ति अपने आप को एक आत्मसंतुष्टि से भी भर सकता है, उस गर्व को महसूस कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।